नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन आंसर सेशन नंबर 2। हमने सेशन नंबर 1 में देखा था इस्लाम का उदय, उसके बाद अरबों का आक्रमण और उसका इम्पैक्ट, महमूद गजनवी, अलबरनी और आपका मोहम्मद गोरी। आज के हम लोग इस सेशन में लगभग 150 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ तक कि जब ऑप्शनल होता तो कुछ सारे क्वेश्चन ऑप्शनल हिस्ट्री में भी आए हुए, तो उससे हम लोग क्वेश्चन कितने डीप क्वेश्चन थे उन सब पे हम लोग भी देखेंगे। तो ये सारा सेशन हम लोग देखेंगे, इसमें लगभग 1.5-2 घंटे का सेशन होगा। इसमें हम लोग गुलाम वंश से संबंधित सारे सवाल जितने भी आज तक पूछे गए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग उसको कवर करेंगे। आज हम लोग गुलाम वंश में अगर देखें कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर आपका इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन महमूद शाह और बलबन, यहाँ तक के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग पूरा खिलजी वंश और तुगलक वंश देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश का आपका सेशन नंबर 2। तो आइए देखिए, कुछ सारे सवाल हैं और ये सवाल किस किस सन में आए हुए वो भी सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप सारे लोगों ने पढ़ा है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की जाती है और इस वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़े आसान सवाल है। आगे, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए प्रथम शासक कौन था पूछ रहा है, तो पहला शासक वही है जो संस्थापक भी है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आपको पता है कि इसने 1206 ईस्वी में से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया है। इसका मतलब जो कहीं ना कहीं जो है आपका यही संस्थापक भी था और यही प्रथम शासक भी था। दिल्ली उसके कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता? लाख बख्श, देखिए जो लाखों का दान देता था, जो हाथी दान उसको पील बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत सारे नाम थे, ये कई बहुत सारे इसके उपनाम थे। लाख बख्श, लाखों का दान देने जिसको लाख बख्श कहा जाता था। हाथियों का दान देने उसको पील बख्श कहा जाता था। ये बहुत उदार था, दयालु, इसलिए इसको जो है हातिम द्वितीय कहा गया है। और तो कुरान का बहुत सुरीले ढंग से इसका पाठ करता है, इसलिए कुरान ख्वां भी कहा गया है या कुरान खां भी कहा गया है। तो कुछ भी आंसर हो तो उसका आंसर हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर चूंकि लाख बख्श कह रहा है, देखिए लाख बख्श, और लाख बख्श जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? हमने बताया, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी जो कि अजमेर में बनाई गई थी। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये है क्या? ये एक मस्जिद है जो कि अजमेर में बन रही है और ऐबक ने गद्दी बैठने के पहले लगभग 1200 में ही इस मस्जिद के निर्माण पे काम कर दिया था। और आपको पता है कि 2.5 दिन की जो मस्जिद है, यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि जो बीसल देव या विग्रह चतुर्थ आपका चौहान वंशी शासक थे, उनके द्वारा जो हरिकेल नाटक का मंचन इन्हीं की दीवारों पर है, क्योंकि पहले जो है मंदिर था, विद्यालय था वहाँ, उसके बाद बन गया है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। निम्नलिखित किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया, ये शब्द पकड़ना है, नहीं दिया। तो ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय में उसमें जो है बिजली गिर जाने से फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत कराई और एक मीनार और ऊपर करवा दी। इसमें 3 लोग हैं। देखिएगा भाई, ऐबक एकदम सही है, योगदान दे रहा है। इल्तुतमिश ने पूरा किया, उसने शुरू किया, इसने उसमें मरम्मत करवाई। इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर होगा कौन सा निर्माण नहीं दिया? तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखते हैं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, क्या थी? लाहौर। पता है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई है। अभी इल्तुतमिश पहली बार दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाएगा, दिल्ली को। यह दिल्ली सल्तनत को दिल्ली राजधानी बनाने से इल्तुतमिश को जाया जाएगा। और इस ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, हमेशा जो है मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, देखिएगा लाहौर। आगे देखते हैं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे? पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक गेम खेल रहे थे, कुछ चौगान या पोलो नामक गेम था, तो घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हुई है। इसमें आंसर है कि चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा होगा, बहुत आसान सवाल है। देखिए अब देखिए यूपीएससी में सवाल आया हुआ है, इसको देख लीजिए। ये आईएएस 2003 में सवाल आया हुआ, इसको अभी आप लोगों ने हल किया। आगे देखते हैं पीसीएस मेंस में भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आया है।
निम्नलिखित में किसने दिल्ली को, देखिए ये सब समझिए, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई, तो ये श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। लाहौर राजधानी किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली राजधानी कौन बनाता है? आपका इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए? देखिए नियमित सिक्के टंका और जीतल पहली बार इल्तुतमिश जारी कर रहा है। टंका चांदी का था, जीता तांबे का था, और ये सिक्के जो थे वो शुद्ध अरबी पद्धति पे ढाले गए थे, शुद्धता का ध्यान दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, देखिएगा हम लोग इल्तुतमिश। तो इस तरह से देखिएगा ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। अब आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश ने दिल्ली को ही राजधानी बनाई थी, वही सल्तनत काल के समय की राजधानी बनी रही। तो इसका निम्नलिखित कौन सी सल्तनत काल की राजधानी पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ये बड़ा आसान सवाल है, पूछा RO 2016 में आया था। निम्नलिखित में से जिसके बारे में आप देखिए एग्जाम, तो पुनः एग्जाम हो रहा है, निम्नलिखित में से किसके सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली बनाई? फिर वही सवाल बार बार पूछ रहा है, दिल्ली राजधानी कौन बनाएगा? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली शब्द लगा दिया है, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो होगा वो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि ऐबक ने लाहौर का से शासन किया था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। देखिए बड़े आसान सवाल है। आगे देखते हैं हम लोग, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा एग्जैक्ट, ये शब्द बना है किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए, उसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अब इस तरह अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपका इल्तुतमिश का जो है गुलाम कौन था भाई? बलबन। लेकिन वो गुलाम के रूप में नहीं था, उसको इसने खरीदा था। हाँ, उसके तुर्कान चहलगानी का मेंबर था। तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर है इल्तुतमिश। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक? देखिए महिला शासक, पहली महिला शासक हो रही है रजिया सुल्तान। इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। आपको पता है इसने 1236 से लेकर 40 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया, और इसकी पराजय का जो दो मेन कारण थे। पहला कारण था कि तुर्की अमीर बहुत अप्रसन्न थे, नाराज थे। क्यों? क्योंकि इसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जैसे कुबा या कोट पहन कर आना, ये सबसे वो नाराज होने लगे। ठीक है, याकूत के प्रति इसका विशेष प्रेम, इनसे जो तुर्की वर्ग नाराज था। दूसरा इसका स्त्री होना। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासन काल में आया था? तो चंगेज भारत में आता है 1221 ईस्वी में। उस समय गद्दी में इल्तुतमिश था, और क्योंकि ये इसका शासन है 1210 से लेकर 1236 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये जो चंगेज है, देखिएगा चंगेज खां है, इसको तेमुचिन भी कहा जाता है। और ये जो है हमारे यहाँ पर आता क्या है, ये पीछा करते आता है जलालुद्दीन माकबरनी का, जो सिंध नदी के तट के किनारे आ जाता है। और माकबरनी ने भारत से जो है मदद मांगी थी। किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने दूत की हत्या करवा दी, माकबरनी की मदद नहीं की, और इस तरह से चंगेज खां वापस लौट गया। तो कहीं ना कहीं चंगेज खां के पास मित्रता पूर्वक व्यवहार किया था। अंत में चंगेज खां जब लौटता सिंध को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इस तरह से सिंध, भारत और मंगोल के बीच में सिंध एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। और सिंध से इसके दो फायदे होते हैं इल्तुतमिश को। एक तो कुबाचा कमजोर हो जाता है, और दूसरा मंगोल आक्रमण से अपने आप को रक्षा भी कर लेता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका इल्तुतमिश। ये सब पढ़ाया जा चुका है, इसको थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूं ताकि रिवीजन भी हो जाए। दिल्ली का वह कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालिक था? वही था जिसने अभी आपका इसके दुश्मन जलालुद्दीन माकबरनी की मदद नहीं की थी, उसका नाम है इल्तुतमिश। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें भी आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में प्रथम बार सिंधु नदी भी, हमने डिस्कशन किया कि तट पर मंगोल देखे गए थे। तो इसका भी आंसर भी बार बार वही सवाल घूम फिर के देखिए पूछ रहा है, समकालिक पूछ रहा है, कभी सिंधु तट पर मंगोल। तो जो भी सवाल हो, अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आप खुद देख रहे होंगे कोई सवाल इसके बाहर नहीं है। बहुत आसान सवाल आ रहा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उससे तो कोई जरूरत भी नहीं कहीं कुछ पढ़ने की। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर वही सवाल बार बार, किसके समय में? इल्तुतमिश के काल
साल में। तो वही सवाल 5 बार देखिए आया हुआ है, अलग अलग डिफरेंट एग्जामों में आया। यूपी पीसीएस मेंस में आ रहा है, आपके जीआईसी वाले एग्जाम में आ रहा है, आईआईएस के प्री में देखिए 2001 में यही सवाल आ रहा है, यूपीएससी में भी आया जा रहा है। चंगेज खां का मूल नाम था, चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। देखिएगा ये मैंने हम लोग डिस्कशन भी किया है और नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो इसका आंसर रहेगा तेमुचिन हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसको बना। देखिए जब आप लोग बिहार पीसीएस जब पढ़ने जाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी बिहार पीसीएस में हिस्ट्री का जो पार्ट होता है वहां पर बेहतर से दिया जाता है। यद्यपि इसका आंसर होगा मलिक जानी। देखिएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार मलिक जानी को बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी। पर ये चूंकि बीपीएससी का सवाल है तो जो लोग बिहार पीसीएस देंगे तो वो लोग जब आपका बिहार का आपका पूरा पार्ट पढ़ते हैं उसमें इतिहास में ये चीजें आपको अपने आप आसानी से दिख जाएंगी। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था, रजिया को हटाने में किसका हाथ था। देखिएगा अफगानों का एकदम गलत, ये अफगान क्यों हटाएंगे, मंगोल अरब नहीं तुर्की अमीरों का, तो इसका आंसर है तुर्कों का। रियल में तुर्की अमीर रजिया को हटाने में इनका योगदान था। ये देखिएगा उसमें खासकर इख्तियारुद्दीन ऐतगीन अल-तूनिया कबीर खां एयाज ये जो सारे लोग हैं इनका जो है सैफुद्दीन कूची इन 4-5 लोगों का योगदान था इसको हटाने में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम देखिए बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था, तो बहुत आसान सवाल भी है देखिए जो आपको दिख रहे हैं। अब आगे देखें, दिल्ली के सुल्तान के बारे में कहा गया था कि उसने रक्त और लौह की नीति, अब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि रक्त और लौह की नीति पहली बार बलबन ने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। और इस रक्त और लौह नीति की पूरी चर्चा बर्नी करता है, बर्नी की किताब तारीख फिरोज शाही में इसका पूरा वर्णन है। इसमें बलबन अपने आप का फरसियाब का वंशज कहता है, शुद्ध रक्तता की शुद्ध रक्तता पे बात करता है, निरंकुशता पे बात करता है, वो सब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसको हम लोग देख लेंगे। निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। आइए पढ़ते हैं। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रख कर ली, एकदम सही बात है। बलबन ने सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर रखी थी और शासन को शक्तिशाली भी बनाया था। दूसरा, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, यह भी स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन वो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है किंतु आर इसकी समुचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है, ये स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, पर उसने अपने आप को सारी सत्ता अपने हाथ में इसलिए नहीं ली थी कि वो मंगोल आक्रमण से सुरक्षित कर, इसलिए क्योंकि वो निरंकुश शासक था, वो निरंकुश था, सुदृढ़ीकरण उसका वो था, वो किसी पर विश्वास नहीं करता था, सारी सत्ता उसने इसलिए अपने हाथ में ली थी, इसलिए नहीं कि मंगोलों से रक्षा करना है, इसके लिए वो सेना मजबूत करेगा, इसके लिए वो अपने हाथ में शासन लेना को वाला कोई तर्क इसका नहीं है। तो ये सब सवाल जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए बहुत आसान सवाल है, और ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 में देखिए सवाल आया हुआ था, तो आसान सवाल है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। देखिए कौन उपाधि बलबन ने ली थी, तो जिल्ले इलाही। इसका आंसर होगा जिल्ले इलाही, मतलब भाई आप देखिएगा अल्लाह की परछाई। देखिए अल्लाह की परछाई, अल्लाह की छाया, तो जिल्ले इलाही इसकी उपाधि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा जिल्ले इलाही। सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कोई देखिए बात। निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया है। नवरोज ईरानी त्योहार था और इसको मनाने की शुरुआत करता है बलबन, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए भाई बलबन। इसी ने सिजदा शुरू किया, पैबोस शुरू किया, दोनों गैर इस्लामिक प्रथाएं थी, उसकी भी शुरुआत करने का श्रेय किसको है, बलबन को है, जो सिजदा पैबोस शुरू करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। उसने नियामत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित, एकदम सही बात है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया, गलत। इक्तादारी व्यवस्था बलबन नहीं शुरू करता है, इल्तुतमिश शुरू करता है। देखिए बहुत आसान सवाल पूछ रहा है।
देखिए सही नहीं है तो सही नहीं। आगे देखिए, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव खत्म किया, बिल्कुल तुर्कान चहलगानी को खत्म करता है। उसने बंगाल के विद्रोह, यह तुगरिल खाका, उसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया था। ये सब स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका देखिए गलत क्या हो जाएगा, उसने इक्तदारी प्रथा प्रारंभ की, एकदम गलत। इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा प्रारंभ की थी। निम्नलिखित सुल्तानों किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बार बार हम लोगों ने पढ़ा था, इसका आंसर होगा बलबन। बलबन ने आपका गढ़मुक्तेश्वर देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पास में है और यहाँ की मस्जिद की दीवारों पर उसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये सवाल देखिएगा आपका RO 2014 के मेंस में पूछा गया है। तो ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोगों ने इसको देखा। तो ये एक सेक्शन हमारा ये कंप्लीट होता है, दूसरा सेक्शन हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए भाई, किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राजसभा भेजा गया? चंगेज खां का नाम आ जाए तो आपको सीधा देखिए उसका समकालिक कौन है भाई? इल्तुतमिश। तो इसका आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला देखते हैं भाई, एक सवाल ये है, कथन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह ने अन्य दावेदारी को दबाकर स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। एकदम सही बात है। उसके मरने के बाद आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया था। तुर्की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कोई सुनिश्चित नियम नहीं थे। एकदम सही बात है। सल्तनत काल में आपका तुर्की सत्ता में किसी आपका उत्तराधिकार का कोई भी नियम नहीं था कि छोटा बड़ा में से कौन बनेगा। तो इसका मतलब कोई भी बन सकता था, जो भी जिसके पक्ष में अमीर वर्ग आ जाए या सैन्य बल आ जाए, जो भी सत्ता पर अपने आप को स्थापित कर सके। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, इसमें कथन कारण दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा A। देखिएगा अब ये सवाल सब थोड़ा सा हमें वो दिमाग लगाने हैं। आगे देखते हैं भाई, अब थोड़ा सा जिन्होंने मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, वीडियो अच्छे से देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूत रखने वाला, विद्वानों और वृद्धों के प्रति इतने श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन ही नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश के लिए देगा, इल्तुतमिश की उदारता को लेकर, उसकी दयालुता को लेकर। इल्तुतमिश ने जो एक धर्म सहिष्णु शासक था, उसी ने जो है इस सब चीज उसके बारे में उसने न्याय की पहली बार एक जंजीर लगाई थी ताकि वो आपका उसको बजाकर कोई भी न्याय की फरियाद कर सकता था। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए है? इल्तुतमिश के लिए है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा जिल्ले इलाही धरती पर ईश्वर की छाया, ये उपाधि किसने ली थी? आपको पता है, आप लोगों ने देखा था, बलबन। ये उपाधि किसकी है भाई? बलबन की है। इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन अपने राज्य क्षेत्र में विस्तार करने में असफल रहा। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, बलबन राज्य विस्तार क्यों नहीं कर पाया? वित्तीय संसाधनों कमी कारण नहीं, ऐसी कोई समस्या वित्तीय संसाधन की नहीं थी। अमीर वर्ग के द्वारा आपका असहयोग के द्वारा कहीं साक्ष्य नहीं मिलते कि अमीर वर्ग ने इसका सहयोग न किया हो। अपने पुत्र विद्रोह, इसके पुत्र ने विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की। बुगरा खां जीवन भर बंगाल में डर के मारे रहा। मंगोल आक्रमणकारियों भय का एकदम सही है। उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण की समस्या हमेशा बनी रहती थी। नहीं चाहता था कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं ताकि दिल्ली पर मेरा नियंत्रण कमजोर हो जाए और मंगोल आक्रमण से मैं उत्तर पश्चिम और दिल्ली को बचा ना सकूं। तो इसका एक जो है बेहतर आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका मंगोल आक्रमण के भय के कारण वह क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाए। ये थोड़ा सा सटीक आंसर है इन सभी विकल्पों में। बलबन द्वारा शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए कौन से उपाय किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सुल्तान का जो पद है उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। देखिए उसने अपने आप को पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज होने का दावा किया, एकदम सही है। उसने फिरदौसी की शाहनामा में खुद को, ध्यान रखिए, खुद को उसने अफरासियाब के वंशज होने का दावा किया है, एकदम ठीक। उसके शासन उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों को अनुकरण किया, एकदम भाई। उसने ईरानी परंपराओं को सबको यहाँ पर लागू किया। नवरोज उत्सव मनाना, सब ईरानी परंपराएं ही यहाँ पर हैं। हरम में अत्यंत कठोर औपचारिकताएं लागू की, एकदम गलत।
हरम को और शासक वर्ग की प्रतिष्ठा और इसके लिए इसमें कोई संबंध नहीं है। बलबन ने के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि उसका एक विशाल हरम रहा हो, वहाँ पे कठोर नियंत्रण रहे हों। उसने अपने साम्राज्य के प्रांतों की सीमाएं निर्धारित की, ये तो कोई आंसर नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 1 और 2। शासक वर्ग की प्रतिष्ठा इन 2 वजह से उसने बढ़ाई, एक तो दरबारी शिष्टाचार को बढ़ावा देकर और दूसरा अपने आप को एक महान इस्लामी नायक आपका अफरासियाब के वंशज से जोड़कर। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया। ध्यान रखिएगा, बलबन ने के समय में कुछ दिन के लिए, मैंने पता था एक व्यक्ति का एक एंट्री होती है इमादुद्दीन रेहान की, जो कि एक भारतीय मुसलमान था और इसकी वजह से बलबन का बड़ा कद गिर गया था। वो उसको सुल्तान महमूद ने नायब मामलिकात पद से हटा दिया। पहले हांसी भेजा, फिर नागौर भेजा। बलबन लगातार उसकी आज्ञा का पालन करता रहा। बाद में बलबन वापस, दिल्ली के अमीर बलबन को वापस बुलाते हैं और सब लोग मिलकर सुल्तान महमूद को अपने पक्ष में कर लेते हैं। आगे चलकर इमादुद्दीन रिहाद को वहां से बदायूं से बहराइच और बहराइच में उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब बलबन यहाँ से हट जाएगा तो महत्वपूर्ण पद पर इमादुद्दीन रेहान आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि महमूद की सेवा में रहने वाले जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च, ठीक है ना, पद खो दिया, क्योंकि इमादुद्दीन रेहान जो था वो नायब मामलिकात बन गया, सबसे बड़ा पद ले लिया था। अंत में बलबन को जैसे वो पद गंवाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान। इसे जो है बलबन के समय में शांति का अपहरण करता, धर्मच्युत या षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी कहा गया है। जब आप लोग बलबन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कहाँ की जागीर थी? अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए तो सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत गद्दी में बैठने के पहले बदायूं का इक्तादार था। दिल्ली के अमीरों ने उसको आमंत्रित किया था आराम शाह के विरुद्ध में। दोनों के बीच में जूद का या जड का युद्ध होगा, जिसमें आराम शाह की हार होगी और इल्तुतमिश गद्दी में बैठता है। तो इसका आंसर होगा बदायूं का इक्तादार। किसने तुर्कान चहलगानी नामक एक शक्तिशाली संगठन बनाया था? पता है आपको, तुर्कान चहलगानी नामक संगठन बनाता है इल्तुतमिश और इसका अंत करता है बलबन, जो कि स्थापना की बात कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका फिरोज शाह गलत है, फिर अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना जो करता है देखिए वो इल्तुतमिश करता है तुर्कान चहलगानी की। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? वास्तविक शब्द कभी आ जाए तो ये स्टेटमेंट आरपी त्रिपाठी जी का है और ये स्टेटमेंट वास्तविक संस्थापक हमेशा इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि अकबर आपका ऐबक ने तो केवल दिमाग की खाका भरा था, उसमें सब कुछ रंग भरने का, बिल्डिंग बनाने का, दीवार बनाने का सबका श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। तो इसके बाद कभी पूछे आज के बाद के वास्तविक संस्थापक शब्द कभी अगर आ जाए तो किसके लिए है? इल्तुतमिश के लिए। हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था अपने वीडियो में, आप लोगों ने देखा, इसको आप लोग देखिएगा। दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने किस राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वो राज्य है सिंध। उसने सिंध का प्रयोग किया और इस तरह से सिंध जो है एक तरह से बफर स्टेट के रूप में, सिंध तो बर्बाद हो गया लेकिन कहीं न कहीं इल्तुतमिश बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत लोग इसका आंसर पंजाब मार देंगे, ठीक है, तो गलत आंसर रहेगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता ने पहली बार निर्णय लिया। आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में जब इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठ जाएगा, जिसकी मां शाह तुर्कान जो थी वो खुले हाथों से दान देती थी, ठीक है। तो उसके बाद उसी के विरोध में लाल वस्त्र, जो कि न्याय का प्रतीक था, लाल कपड़ा पहन के मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद कौन खड़ी होती है? रजिया। और दिल्ली की जनता ने उसको दिल्ली गद्दी में बैठा, सुल्तान की गद्दी में बैठा दिया। तो इसका आंसर होना चाहिए रजिया, जहां पर दिल्ली की जनता मदद कर रही है। मैंने हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको, बहुत शुरुआती हम लोग यहीं से भी देखिए सारे जो सवाल बने हुए हैं, इनको हम लोग देखेंगे तो कोई भी सवाल इसके बाहर नहीं रहेगा।
गुलाम वंश का अंतिम शासक, जब गुलाम वंश की बात आती है तो अगर हम लोग देखें तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, पर विकल्प में देखिए रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और बलबन है। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बलबन, क्योंकि बलबन के बाद बैठता है कैकुबाद, कैकुबाद के बाद बैठता है क्यूमर्स, और इसी क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी अगला नया वंश बनाएगा, खिलजी वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, सवाल के हिसाब और उसमें विकल्प के हिसाब से आंसर हो जाएगा डी यानी बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाया ताकि वो गजनी को संतुलित करता रहे। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसको जानते भी, कई बार सवाल पूछा भी गया है। निम्नलिखित किसे लाख बख्श कहते हैं? लाखों का दान देने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। तो देखिए आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखा। अच्छा, इल्तुतमिश ने मंगोलों को साम्राज्य की सीमा पर पराजित कर दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया। ये स्टेटमेंट एकदम गलत। इल्तुतमिश ने मंगोलों को कभी पराजित ही नहीं किया, तो उससे मित्रतापूर्वक संबंध कर लिए थे। इल्तुतमिश ने मंगोलों को पंजाब में खदेड़ कर दिल्ली सल्तनत, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए पढ़िए पढ़े, मंगोलों द्वारा पीछा किए जा रहे जलालुद्दीन माकबरनी को सराह देने, ये एकदम स्टेटमेंट ये होगा भाई। देखिएगा तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो ये है। ये सारे स्टेटमेंट गलत है। मंगोलों के द्वारा जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा किया जा रहा था, इसी को उसने शरण नहीं दिया था, इनकार कर दिया था, और इस तरह से उसने मंगोलों के आक्रमण से खुद को बचाया। यही स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग और आगे देखते हैं भाई। देखिए निम्नलिखित कौन से कथन सही है? थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। देखिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से हो गए। बलबन राजा के दैवीय सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। ये ठीक करता था भाई। राजा बलबन तो खुद को जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, नियामत खुदाई, ठीक है, ये तब खुद कहता था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। वो राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत पर ही विश्वास करता था। बलबन राजा को पवित्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता था। बलबन का राजा को पवित्र आत्मा है जिसको अल्लाह ने चुना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बलबन का विश्वास था कि निरंकुश शयन तंत्र ही प्रजा को स्वामी भक्त बना सकता है तथा राज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। और आगे पढ़ते हैं, बलबन को इस बात को विश्वास नहीं करता था कि शासकीय शक्ति का डर अच्छी सरकार का आधार, ये तो उसको मानता था कि डर ही आता तभी तो वो देगा, क्या देगा आपका राजा, तो उसका सिद्धांत देगा। इसका आंसर सी हो जाएगा कि बलबन को विश्वास है कि निरंकुशता ही, बलबन पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में सामने आता है, निरंकुश शयन तंत्र ही। इसलिए बलबन के द्वारा पहली बार दीवान आरिज मुमालिक डिपार्टमेंट को स्थापित किया जाता है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो इन चार में से विकल्प आपका सी आंसर होगा। तो देखिए थोड़ा सा समझना है। अब जिन्होंने थोड़ा मेहनत की होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लॉजिक विकल्प से हमको आंसर निकालना है। जो आप पढ़े होते हैं, आपका नॉलेज ही आपका युद्ध, आपके एग्जाम में जब जाते हैं वही आपके अस्त्र शस्त्र हैं। एग्जाम एक युद्ध क्षेत्र है, आपका नॉलेज ही आपका अस्त्र शस्त्र है। कैसे उसको उपयोग करना है, हर सवाल को पढ़ने समय वह पढ़िए, विकल्प देखिए, विकल्प से भी आंसर निकालते हैं। उस दिल्ली सुल्तान का नाम बताइए जिसने वास्तव में भारत का प्रथम तुर्की शासक कहते हैं। भारत का प्रथम तुर्की शासक किसे कहा जाता है वास्तव में? अब देखिए बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन, इसमें आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश तुर्क है और वास्तविक शासक की बात हो रही है, प्रथम शासक की बात हो रही है, ऐबक है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? राज्यारोहण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने नए प्रदेश जीतने का प्रयास नहीं किया क्योंकि अपने विरोधी तुर्कों को दबाने में व्यस्त रहा। स्टेटमेंट सुनिए ऐबक के बारे में। अगला, राज्यारोहण के पश्चात ऐबक ने नए प्रदेशों को इसलिए विजित नहीं किया क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमांत की राजनीति फंसा रहा। ये तो एकदम गलत, कोई सीमांत की राजनीति थी नहीं। राज्यारोहण क्योंकि वह राजपूत विद्रोहियों को दबाता रहा। बहुत सिंपल है, देखिए आप लोग पढ़िए। ऐबक ने राज्यारोहण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक नए प्रदेशों को जीतने का प्रयास इसलिए नहीं क्योंकि वह जो है आक्रमण नीति में विश्वास नहीं करता था। वह चाहता था कि जो भी राज्य पहले उसको संगठित किया जाए, और उसका कार्यकाल मात्र 4 साल का था।
वो साम्राज्य के संगठन में ही रहा, तो उसने आक्रमण की नीति को शुरुआत ही नहीं की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सारे आंसर जो है वो गलत हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि वो कि आपका राज्य के केंद्रीकरण या आपका कहीं न कहीं सुदृढ़ीकरण इस पर बल देता था। अच्छे स्टेटमेंट, अच्छे सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सुनिए। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल सरदारों से मित्रता कर मंगोल आक्रमण से बचाया। एक स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण उनकी सीमा पर ही हराया तो कभी है नहीं। इस स्टेटमेंट को पहले काटते जाओ। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से भागे हुए मंगोल सरदारों मंगोल आक्रमण से भागे हुआ ख्वारिज्म के शाह जो थे, उसका नाम जलालुद्दीन माकबरनी था, उसको सरदार सिंह कर। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से उनको पंजाब प्रांत देकर कभी कोई हिस्सा नहीं दिया। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल सरदारों से मित्रता इस तरह कर देखे, क्योंकि कहा गया कि चंगेज खां का एक राजदूत भी आया था। माकबरनी का तो आया, चंगेज खां का भी एक राजदूत आया था, और कहीं न कहीं इनके चंगेज खां के शत्रु को शरण ना देकर एक तरह से मित्रता का ही रूप अपनाया था। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए आपका ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, थोड़ा सा मेहनत करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बलबन राजा के दैवी सिद्धांत को नहीं मानता था। गलत। बलबन राजा के दैवी सिद्धांत से ही उसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बलबन, ये भी स्टेटमेंट गलत। बलबन राजा को पवित्र व्यक्ति, पवित्र आत्मा मानता था, तभी तो उसको जो है राज करने का अधिकार अल्लाह ने दिया था, अपनी छाया कहा है। बलबन इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि डर वाली सरकार अच्छी सरकार है, ये भी गलत। यही विश्वास करता था। बलबन का विश्वास अपने आप आंसर हो जाएगा। बलबन को विश्वास है पूर्ण निरंकुशता ही प्रजा को प्रजापालक और राज्य की सुरक्षा दे सकती है। तो इसका आंसर, क्योंकि बलबन पूर्णतः बलबन का राजा सिद्धांत निरंकुशता पर आधारित है, ये हम लोगों ने देखा। निम्नलिखित में से किससे संबंध था? बलबन किस आपका था? बिल्कुल वैसे मोरिस प्रजाति, गलत। बलबन इल्बरी तुर्क था। तो इसका आंसर है बलबन एक इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश भी एक इल्बरी तुर्क है, बलबन भी एक इल्बरी तुर्क है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी तुर्क था। ठीक, तो इल्बरी तुर्क है। सुल्तान और अमीर चलासा के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष किसकी मृत्यु के उपरांत हुआ? किसके मरने के बाद? जब तक वो जिंदा रहा गुलाम चालीसा निष्क्रिय रहा, उसके मरने के बाद गुलाम चालीसा जो किंग मेकर के रूप में आता है, तो इल्तुतमिश के मरने के बाद है। तो इसका आंसर इल्तुतमिश के मरने के बाद आपका सुल्तान और ये गुलाम चालीसा जो था, इनके बीच में आपका शक्ति संघर्ष शुरू हो जाता है, और इनके हिसाब से सुल्तान गद्दी में बैठने लगते हैं। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। आगे और देखते हैं हम लोग भाई। दास वंश का सबसे प्रभावी शासक कौन था? सुनिए, दास वंश का पूछ रहा है। बलबन, रजिया, सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो ये तो पहली बात दास वंश का है नहीं, खिलजी वंश का है। देखिए, तीन में से सबसे प्रभावी की भी बात आती है तो आंसर बलबन। दास वंश का सबसे प्रभावी शासक या सुल्तान कौन सा था? तो बलबन। किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया? कई बार सवाल आया है, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। लेकिन इसको आप जितनी बार हल करेंगे वो सीधा, मैंने कहा विकल्प में आपका हाथ ही आंसर पे जाना चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। अभी कोई इतिहास की नहीं देखी, जब हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमी देखेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर जो होगा वो हमारे विकल्प पे ही जाएगा, जो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। वो माइंड सेटअप ही आपको वहीं सीधा पहुंचना चाहिए। वह कौन सा शासक था जिसने सदैव सेना तत्पर रखने की शुरुआत की? ध्यान रखिएगा, ये काम पहली बार किसने किया था? बलबन ने। बलबन कहते हैं कि रेवाड़ी में हमेशा 1000 घुड़सवार और 1000 धनुष तीर चलाने वालों को लेकर ऐसे जाता था, एक वॉक के लिए सुबह जाता था और शाम को 6-7 बजे तक आ जाता था। तो एक बार उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा करते? उसने कहा कि इसलिए ताकि सेना में मूवमेंट बना रहे, सेना सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहे। तो ये पहली बार ये काम कौन कर रहा है? बलबन कर रहा है। इस पर बहुत सारे लोग खिलजी आंसर देंगे, गलत रहेगा। वह शासक कौन जिसने सदैव सेना तत्पर रखने की शुरुआत की थी? उसका आंसर हो जाएगा बलबन। ध्यान रखिएगा। बलबन अपनी किस नीति के लिए भारतीय इतिहास प्रसिद्ध है? आप जानते हैं बलबन की रक्त और लौह की नीति, इसी के लिए पूरी इतिहास में बलबन जाना जाता है।
किसके नेतृत्व में बलबन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ? बलबन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण तैमूर के नेतृत्व में हुआ था और इसी में बलबन का जो पुत्र है मुहम्मद मारा जाता है, मुहम्मद मारा गया था। तो ये आंसर हो जाएगा भाई आपका तैमूर, तैमूर के नेतृत्व में हुआ था। बलबन के बारे में क्या सत्य है? सत्य ढूंढना है। बलबन राजाओं के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था, गलत करता था। बलबन विश्वास नहीं करता था कि राजा का व्यक्तित्व, बार बार वही सवाल देखिएगा। बलबन विश्वास नहीं करता था कि ये सब देखिए, ये देखिए बलबन विश्वास करता था कि अकेले विशुद्ध भाई भतीजावाद से अपनी प्रजाओं से आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। एकदम सही बात है, इसलिए बलबन ने योग्यता को प्रश्रय दिया था, भाई भतीजावाद को नहीं दिया था। आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिए डी। आपको दिख जाएगा जब आप लोगों ने पढ़ा, मेहनत की होगी। निजामुद्दीन जुनैदी बहुत प्रसिद्ध वजीर है जो इल्तुतमिश के समय में है। इल्तुतमिश के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती शासकों के नाम सम्मिलित थे। किसका नाम नहीं सम्मिलित था? मुझे पता है कि खुतबे में सुल्तान के नाम पढ़े जाते थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान उपाधि नहीं धारण की थी, मलिक और सिपा सलार की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं था, ध्यान रखिएगा, बल्कि मोहम्मद गोरी का था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन, सॉरी इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, जब बलबन का लड़का तैमूर खान ने बलबन के समय में अटैक किया मंगोल तैमूर खान ने, तो मोहम्मद मारा गया। और मोहम्मद के दो आपका संरक्षणकर्ता थे, साहित्यकार थे, एक अमीर खुसरो था, दूसरा अमीर हसन देहलवी था। तो अमीर खुसरो गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया था। बाद में किसी तरह से अमीर खुसरो भाग के वहां से निकल के आता है। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। इसका आंसर होगा इस सवाल का कि किसने मंगोलों के द्वारा किसको बंदी बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट सवाल है, रखिए। निम्नलिखित किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा, ये उम्दत उल निस्वा सिक्के रजिया के सिक्कों पर थे, ये उपाधि थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। देखिए हम लोगों ने इसको आपका नोट्स में पूरी तरह पढ़ा था, ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स उसमें है भी। ये भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक, सब ये देखिए, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका किसका? इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश कहता है कि भारत अरब नहीं है, ताकि क्योंकि हम लोग अरब की तरह इसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करिए। यहाँ बहुत सारे तो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। हमने अगर जो है हम तो यहाँ पर एक समुद्र की बूंद की तरह हैं। ये तो जुनैदी ने इनको बताया था, किसको? आपका इल्तुतमिश को। एक खाने में नमक की तरह है, हल्का सा करेंगे विरोध में सारी हिंदू प्रजा एक हो जाएगी, हमको यहाँ से हटना पड़ेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट कि भारत अरब नहीं है, बहुत मैंने हम लोगों ने पढ़ा भी था, नोट्स पर देखिएगा वीडियो में। इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक नहीं है, ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश ने दिया था, जब उसके सामने ये कहा गया था कि जो भी हिंदू हैं या तो ये मुस्लिम बन जाए या तो इनकी हत्या कर दी जाए। उसी के जवाब में उलेमाओं को जवाब देता है कि भारत अरब नहीं है, इसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना व्यवहारिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहम्मद गोरी का दास नहीं था? देखिए, तो इख्तियारुद्दीन बन बख्तियार खिलजी गोरी का दास था, बंगाल बिहार की तरफ गया था। ताजुद्दीन इल्दौज गजनी में था, ऐबक लाहौर के क्षेत्र में था, और इल्तुतमिश एकदम दास नहीं है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि ये दास नहीं था। सल्तनत काल में रावत-ए-अर्ज की पदवी, रावत-ए-अर्ज की पहली बार पदवी यानी दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-आरिज, रावत-ए-अर्ज या दीवान-ए-आरिज की उपाधि पहली बार इमादुल मुल्क को इल्तुतमिश ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका इमादुल मुल्क। एक भारतीय व्यक्ति जिसको सर्वोच्च पद पे पहुंचा था, ये आंसर हो जाएगा इमादुल मुल्क। निम्नलिखित में से आपको पढ़ना, देखिएगा, बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया, एकदम सही बात है। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, एकदम सही बात है। दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है, आंसर ए। बहुत आसान सवाल। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की शुरुआत जो है इल्तुतमिश करता है। टंकों पर ये अरबी पद्धत था, अरबी सिक्के ढालने की पद्धति में यही था, एक तो सिक्के शुद्ध हों
तो सिक्का हो देखिए वो शुद्ध हो, यानी शुद्ध हो, दूसरा टकसाल वाले का नाम हो कि किस टकसाल से निकला, यही अरबी पद्धत थी। एक शुद्धता, दूसरा टंका, आपका टकसाल का नाम। इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या कहना पड़ता था? हम लोगों पर लाल वस्त्र, रजिया खुद लाल वस्त्र पहन के आई थी। ये जो लाल वस्त्र है ये न्याय का प्रतीक था। जिसको अगर न्याय चाहिए तो वो लाल कपड़ा पहनेगी। तो बात इल्तुतमिश मरने के बाद यही रजिया लाल कपड़े पहनकर आपका जामा मस्जिद के सामने खड़ी होती है, तब जाके इसको लोगों ने, दिल्ली की जनता ने गद्दी पर बैठाया था। बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। बलबन ने अपने दरबार में पूरा वही ईरानी या फारसी, जो भी नाम आ जाए, ईरानी, फारसी, समानी, जो भी आ जाए, यानी किस पद्धति पर? तो फारसी पद्धति पर। ईरान को ही फारस कहते हैं, तो फारसी पद्धति पर। प्रथम इलबरी शासक कौन था? इलबरी शासक, पहली बात आ जाए तो पहला इलबरी शासक कौन था? इल्तुतमिश था। ध्यान रखिएगा। बलबन भी है, लेकिन बलबन भी आपका इलबरी है, लेकिन पहला पूछा है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। गैर इस्लामी प्रथाएं शुरुआत कर रहा है, सिजदा, पैबोस, ये कर रहा है बलबन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बलबन। देखिए सारे यूपी पीछे से पूछे गए सारे सवाल जो हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? दिल्ली को राजधानी बताया आप लोगों ने, इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, किसका भी हम लोगों ने पढ़ा था? ये आपका वजीर था इल्तुतमिश का। किसे कुरान खां यानी कुरान ख्वां कहा जाता था? तो ये आंसर अभी आप लोगों ने, कुरान को बहुत सुरीले ढंग से पढ़ने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां कहा जाता था। और सुनिए, बलबन एक उत्तम अभिनेता है जो अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की तरह मंत्रमुग्ध करता है। स्टेटमेंट के.ए. निजामी साहब का था। तो इसका आंसर हो जाएंगे के.ए. निजामी साहब। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार देने एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? रुकनुद्दीन फिरोज की मां का नाम था शाह तुर्कान, जो बहुत कुचक्री महिला थी, लेकिन उसका एक पक्ष ये भी था कि वो विद्वान और पवित्र लोगों को अपने खुले हाथ से दान देती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां, और उसका नाम था शाह तुर्कान। यह एक तुर्की दासी थी। सुल्तान मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान, मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी में दिल्ली का आदर्श सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह को कहा है। तो आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे बलबन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी वाला टॉपिक में है, तब हम लोग इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक आर.पी. त्रिपाठी जी ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.पी. त्रिपाठी जी। इन्होंने इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा है। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त की थी? 18 फरवरी 1229 ईस्वी को पहली बार खलीफा से अनुमति प्राप्त करने वाला अल मुंसिर उल बिल्लाह खलीफा थे। उनसे आपका उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए दिया। ध्यान रखिए। आओ चलिए देखते हैं। इब्न बतूता नहीं, ये तो आया है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय। देखिए इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में आता है और 1342 ईस्वी में चीन दूत बन के जाता है। ये लगभग 8 वर्ष तक दिल्ली का काजी भी रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का दामाद भी रहता है। इसमें बतूता का जो मेन नाम है अबू फतह आपका शेख अब्दुल्ला इसका नाम था। तो ये आपका मोरक्को से आया था, जो अफ्रीकी मूल का था। ये यहाँ पर कुछ दिन जेल में भी इसको MBT डाल देता है, बाद में ये आगे चलकर ये जाएगा आपका चीन दूत बन के जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया होते हुए जाता है। तो ये आंसर गलत। अब्दुल रज्जाक, देखिए ये भी आप लोग पढ़ेंगे विजयनगर, तो एक शासक का नाम रहेगा देवराय सेकंड। तो ये देवराय सेकंड के दरबार में आता है यहाँ पर, इसलिए ये भी नहीं आया है यहाँ। उसने कहा बिना यहाँ आए पूछा है। अल बरनी, ये तो मोहम्मद गोरी के साथ
यहाँ आएगा और लगभग 10 वर्षों तक 1018 से लेकर 1028-29 तक यहाँ रहेगा। तो इसका आंसर अपने आप हो जाएगा शिहाबुद्दीन अल उमरी। नहीं जानते भी हैं तो जो जानते हैं उससे आंसर निकालिए, डरना नहीं होता है। ये दो तो आए हैं, तो कभी देखिए जब कभी दो तो आए हैं, अगर हमको अब्दुल रज़ाक को नहीं पढ़े होते तो इन दो में एक में आंसर मारिए, 50% तो संभावना रहेगी आपका सवाल सही होने का। अगर इसने पढ़ा होगा तो ये भी सही हो जाएगा। हमने भले उसका कभी नाम ना सुना हो पर भी हमारा आंसर देखिए सही हो गया। तो कभी कभी जो हम जानते हैं ना हमको उसी से आंसर देना होता है। निम्नलिखित वक्तव्यों को अध्ययन करिए, नीचे दिए गए संबंध में सही को मिलाना है। बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई, एकदम सही। बलबन ने सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी, विस्तार की नीति, एक्सपेंशन की नीति नहीं अपनाई थी। बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमण के भय को, एकदम बर्नी का जो स्टेटमेंट था बलबन ने इसलिए क्योंकि मंगोल आक्रमण लगातार हो रहे थे, अगर ये अपना राज का विस्तार करेगा तो दिल्ली पर इसकी पकड़ मजबूत होगी। तो स्टेटमेंट सही है और इसका दोनों सही व्याख्या है, क्योंकि बर्नी उसने खोल दिया है तो आंसर एकदम सही होना चाहिए। बलबन की सार्वभौमिक तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? बलबन की सारी नीतियां बर्नी के तरीके फिरोजशाही में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्नी। तो आप आगे देखते हैं, सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथवाइज आपको बताना है। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम मान लेते 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कुतुबुद्दीन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ऐबक के समय है। बुलंद दरवाजा जब अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ये गुजरात विजय के बाद अकबर बनवाता है। अलाई दरवाजा आप लोगों ने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी, और दीन पनाह हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऐबक, यानी 1423, यानी 1423। तो ये सब आपका कुछ स्थापत्य की रचनाएं हैं, अगर आप इनको जानते होंगे तो संरचनाएं अपने आप इसका आंसर दे देंगे। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ एकदम। दिल्ली सर्वप्रथम वैधानिक सुल्तान बना, जब खलीफा से अनुमति मिल जाए तो वैधानिक है, और अनुमति मिलती पहली बार किसको है? इल्तुतमिश को, तो वैधानिक सुल्तान भी कहलाता है। बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? आपको पता है, अफरासियाब का वंशज मानता था, तो इसका आंसर अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। सल्तनत काल में गुलाम वंश से संबंधित थे, जो सारे गुलाम वंशी शासक थे देखिएगा वो संबंधित थे। अगर आ जाए तो इल्बरी तुर्क से थोड़ा इसका हम आंसर कह सकते हैं। इल्तुतमिश उसके उत्तराधिकारी, बलबन उसके उत्तराधिकारी, सब इल्बरी तुर्क ही थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं इल्बरी तुर्क। इनको मिलाना है, बिल्कुल मिला सकते हैं। देखिए इल्तुतमिश के बाद बलबन है, बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बाद फिर आपका, तो अगर हम लोग देखें तो बलबन का समय 1265 से लेकर 86-87, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 36, 1296 से 1316, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से लेकर 51। तो अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश, उसके बाद बलबन, यानी 3 के बाद 1, फिर 4-2, तो 3-1-4-2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। लेकिन सब बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में तो आप वैसे भी आएंगे तो आंसर कर लेंगे। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण उपहार को सुल्तान, उनके पुत्रों, दासों के बीच में बांटा गया था, वही खलीफा ने भिजवाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका इल्तुतमिश। राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, यह स्टेटमेंट जानते हैं बलबन का है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बताया था जब तुगरिल खां ने विरोध किया था, तो इसका बलबन का अपने पुत्र तुगरल आपका बुगरा खां के प्रति स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आपके सामने कुछ किताबें हैं, इनको मिलाना है, देख लीजिएगा भाई। तो मिनहाजुद्दीन आपका तबकाते नासरी किताब है मिनहाजुद्दीन सिराज की, ताजुल मासिर किताब हसन निजामी साहब की है, तहकीके हिंद किताब अलबरूनी की है, और तुगलक नामा किताब अमीर खुसरो के। मिल जाएगा, आराम से देखिएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो आंसर देखिए 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए भाई हमारा जो है अब देखिए इल्तुतमिश अपहरता था,
तो इल्तुतमिश अपहरता था, अपहत करने के लिए कुछ शेष ना था। दो स्टेटमेंट देखिए, बड़ा इसको थोड़ा तो इल्तुतमिश अपहरता था चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का वैध उत्तराधिकारी इल्तुतमिश नहीं था। कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका एक जो है उत्तराधिकारी था, उसका नाम था आराम शाह, जो कहीं न कहीं उसी के वंश से जुड़ा हुआ था। बड़ा विवाद है कि तब भी तो उससे इल्तुतमिश ने इस राज्य को छीना था, अपहरण कर लिया था, जीत लिया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इल्तुतमिश अपहरण करता था, पर अपहरण करने के लिए कुछ शेष ना था, ये गलत है, क्योंकि ऐबक ने एक जो कहीं न कहीं एक ठीक ठाक मजबूत साम्राज्य दे दिया था। तो शेष नहीं वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये सत्य है कि तो कारण गलत है, ये आपका ये हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श की पदवी, बार बार देखिए लाख बख्श की पदवी धारण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, सुल्तान इल्तुतमिश रहस्यवादियों एवं धर्म तत्वों का महान मित्र। एकदम सही बात है। ये शेख नक्शवी सूफी संत को पिताजी कहता था। ये आपका बहाउद्दीन जकारिया उनके यहाँ आता जाता था, कहीं तो इसका सुहरावर्दी संप्रदाय से इसका बड़ा जुड़ाव था। तो स्टेटमेंट पहला एकदम सही है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने राज के लिए बगदाद के खलीफा की मान्यता ली। एकदम गलत। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कहता है मैं ही खलीफा हूं, अल इमाम अल बसिक बिल्लाह, खलीफा का अवतार खुद को कहता है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत। अनुमत को छोड़िए, खुद को खलीफा कह रहा है। और सुल्तान बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अफगान सामंतों ने विरोध किया, कभी नहीं। सुल्तान बहलोल लोदी ने तो अपने आप को खुद को मसनद ए आली यानी समानों में प्रथम, सब लोग समान है, उनमें आप लोगों ने हमको चुन लिया। सुल्तान बहलोल लोदी कभी गद्दी पे नहीं बैठा, हमेशा कालीन में बैठता था, अपने लोगों के बीच बैठता था। तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी उसके सरदार विरोध नहीं करेंगे। तो सुल्तान बहलोल लोदी का सिद्धांत का अफगान शासकों ने विरोध किया, नहीं समर्थन किया। यह भी स्टेटमेंट गलत है। सवाल क्या है देखिए, कौन सही नहीं है? तो सही नहीं में 2 और 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। निम्नलिखित किसने सर्वप्रथम एक और अब्बासी खलीफा अल मुंसिर बिल्लाह के नाम किसे युक्त सिक्के चलवाए? तो अल मुंसिर बिल्लाह जो थे वो इल्तुतमिश के समय में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसको कुरान खां, बार बार कुरान खां कहा जाता था, किसको भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तानों क्रम से मिलाना, देखिए आराम से, बहुत 6 लोग आराम से मिला सकते हैं। देखिए इल्तुतमिश ये 1210 से लेकर 36, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये 1236, मसूद शाह 1242 से 46, आराम शाह 1210, रजिया 1236 से 40, बहराम शाह 1240 से 42। अब मिला सकते हैं। देखिए इसमें आराम शाह पहले है, उसके बाद इल्तुतमिश ने 2 के बाद 1, तो 2 के बाद 1 आ रहा है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। और आगे चलते हैं। उसके बाद फिर इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 3, देखिए यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है। अभी आंसर नहीं आ रहा है। 4 मिलाइए नहीं, दोनों में 4 है, कभी मिलाया नहीं जाता है। 5 और इनमें मिला लो। 5 हम लोग देखें तो 5 नंबर पे कौन है भाई? अलाउद्दीन मसूद शाह। और 6 नंबर बहराम शाह। दोनों में पहले कौन है? आपको पता है कि दोनों में पहले बहराम शाह है, बाद अलाउद्दीन मसूद है। 6 और 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका देखिए सी। तो ये सब आपका इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी है, उनसे सवाल पूछ रहा है। तो ये सब देखिए अब लोग पढ़ेंगे, सवाल पढ़ा हम लोगों ने वीडियो में देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बलबन को चालीसा दल ने सर्वसम्मत से सुल्तान बनाया? कभी नहीं। बलबन तो एक करके मारता रहा। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया। एकदम सही स्टेटमेंट। वह उत्तर पश्चिम की मंगोलों को पूरी तरह से वह उत्तर पश्चिम भारत की मंगोलों से पूरी तरह रक्षा नहीं कर सका। रक्षा है भाई, देखिए नहीं कर सका, ठीक है, एकदम नहीं पूरी तरह कर पाया। क्यों? क्योंकि मंगोलों ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, इसका लड़का भी मारा गया था। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, नहीं कर पाया।
बलबन ने 40 दल को समाप्त किया, एकदम सही समाप्त भी किया। तो इसका आंसर 2, 3, 4 हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, क्योंकि वो मंगोलों से पूरी तरह रक्षा कभी नहीं कर पाया। मंगोलों के आक्रमण में उसका प्रिय पुत्र मोहम्मद मारा जाता है। इसका मतलब मंगोल जो है आपका हमला लगातार होता रहा, पूरी तरह से रक्षा नहीं करा, जिस तरह से अभी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ठीक है। हम लोग तो ये देखते हैं हम लोग कुल मिलाकर लगभग 115-20 सवाल है। आराम से देखिए, हम लोग पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं भारत में अफगानियों का महत्व सबसे पहले किसने समझा। भारत में अफगानियों का महत्व सबसे पहली बार समझ रहा है नसरुद्दीन महमूद शाह। उसके समय में सबसे पहले हमने देखा था कि लगभग जो है 3000 अफगान जो है भर्ती किए जाते हैं मंगोलों से रक्षा करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह। वह सुल्तान महमूद शाह है, नसरुद्दीन महमूद शाह। वह सुल्तान जिसने नए क्षेत्रों को जीतने का प्रयास ही नहीं किया, वो बलबन था। इसने नए क्षेत्रों जहां पर केंद्र के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया था। वह सुल्तान जिसने ईरान की राजतंत्री परंपरा को ग्रहण किया, वो कौन था भाई? आपको पता है, आपका बलबन। हाँ, और उन्हें भारत के अनुकूल, इसमें देखिएगा जिसने ईरान की राजतंत्री परंपरा को ग्रहण किया। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा बलबन है नहीं। ईरान में यह प्रथा थी कि अपने जीवन काल में अपनी पुत्री को भी उत्तराधिकारी बना सकते थे, और इसी परंपरा को पहली बार कौन लागू कर रहा है? आपका इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा पूछा जाएगा तो बहुत लोग इसको गलत कर सकते हैं। ठीक, कौन इल्तुतमिश की मौत के बाद गद्दी में बैठ? जैसे इल्तुतमिश गद्दी मरता है 1236 ईस्वी में गद्दी में बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसमें बड़ा योगदान उसकी मां शाह तुर्कान का है। तो इसका आंसर रुकनुद्दीन, पूरा नाम है फिरोज शाह, पूरा नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था? इसलिए कि ताकि अगर मुझे अधिकार पत्र मिल जाएगा तो सत्ता पर मेरी पकड़ मजबूत रहेगी, मैं वैधानिक सुल्तान हो जाऊंगा, अमीर वर्ग मेरा विरोध नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए उसके द्वारा आपका अपराधिकार पत्र प्राप्त किया गया था। बलबन प्रसिद्ध था किसके लिए? उदारता के लिए एकदम नहीं, विजय के लिए कभी विजय किया नहीं, कला प्रेमी कुछ था नहीं, अपने रक्त और लौहनीत के लिए। ऐबक था कौन? असम का शासक गलत, अकबर का मनसबदार। आंसर दिल्ली का एक शासक था ऐबक। बहुत आसान सवाल देखिएगा, सब एमपीपीसीएस में थोड़ा सा सवाल जो इतिहास के बड़े आसान रहते हैं। किनके लिए मंगोल समस्या बने थे? तो मंगोल समस्या किनके लिए बने देखते हैं भाई। मंगोल जहांगीर शाहजहां के समय में है नहीं, यहाँ पर भी है नहीं। मंगोल का समस्या बनते हैं बलबन के लिए और आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत के सोच के राजत का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था भाई? बहुत आसान है, देखिए पहली बार बलबन ने दिया था, जो न्याय, प्रतिष्ठा, समानता पर आधारित था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की अवधि पूछ रहा है कौन सी है? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नायबे खुदाई, ईश्वर की का प्रतिनिधि कौन कहता था खुद को? बलबन कहता था। देखिए कितने आसान सवाल है, ये देखिए कितने आसान सवाल है जो हम लोग देख रहे हैं। ये सब एमपीपीसीएस के सवाल है। तो थोड़ा सा आगे और देखते हैं। 13वीं सदी के शासक किस वंश के थे? 13वीं सदी जितने भी शासक है वो सब तुर्क थे भाई, ईरानी तो थे ही नहीं, अफगानी नहीं। 13वीं शताब्दी में सारे कौन थे? तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु संपन्न शासक, पहला संप्रभु संपन्न शासक इल्तुतमिश है। एक मलिक होते हुए खान हो गया, खान से सुल्तान हो गया। यह स्टेटमेंट बलबन के लिए है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि 1249 मिलती है, आगे जाके वही बलबन सुल्तान बन जाता है। तो एक मलिक से खान, खान से सुल्तान। बलबन के बारे में देखिए भाई, गलत कथन बताना है। उसने सक्साली कुलीन वर्ग का दमन किया, उसने अपने राज्य को मंगोलों से बचाया,
उसने खलीफा को चुनौती दी, उसने बंगाल के में एक विद्रोह का दमन किया। एकदम ठीक है, बंगाल के विद्रोह तुगरिल खां को दबाया, मंगोलों से सुरक्षा भी किया, कुलीन वर्ग का बिल्कुल दमन किया। आपका उसने खलीफा को चुनौती कभी नहीं दी, तो इसका आंसर एक गलत हो जाएगा। उसने खलीफा को चुनौती नहीं दी। तो तुर्की अमीर थे, इसलिए इसने योग्यता को प्रश्रय दिया था। इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दक्षिण पर आक्रमण इल्तुतमिश ने कभी नहीं किया, बलबन ने कभी नहीं किया। पहला स्टेटमेंट गलत, ये हो ही नहीं सकता है। खलीफा को चुनौती तीनों नहीं दे रहे हैं। राजकुमार राजपूत आपका रानियों से विवाह कभी नहीं। मंगोलों का सामना तीनों लोगों ने किया। आंसर हो जाएगा डी। देखिए कितने आसान सवाल है मध्य प्रदेश में। मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे? देखिए किसके समय हुए? इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन महमूद शाह, रजिया। अब इसमें देखिए किसके समय हुए। अब चूंकि मंगोल आक्रमण है, इल्तुतमिश के समय भी हुआ है, बलबन के समय हुआ है, पर चूंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी होता तो आंसर वही हो जाता। तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। पहली बार पूछा जा रहा है इसका मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इल्तुतमिश। कभी कभी सवाल इतने सतही भी होते हैं और विकल्प इतने ऐसे बन जाते हैं कि हमें दिमाग लगाना पड़ता है। चंगेज खां कौन था? चंगेज खां एक मंगोल था। किसने तुर्कान चहलगानी को भंग किया? बनाया इल्तुतमिश था। भंग किसने किया था भाई? बलबन ने किया। बलबन ने अपने आप को किस वंश से घोषित किया था? अफरासियाब घोषित किया। सब आप लोगों ने पढ़ा है। गद्दी पर बैठने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था? बदायूं का इक्तादार था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल देख लेते हैं भाई। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक ये हम लोग देख ले रहे हैं। 1221 ईस्वी में किस मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया? उस मंगोल का नाम था चंगेज खां। कभी 1221 आ जाए इल्तुतमिश चंगेज का दिमाग में आ जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। ये देखिए रजिया के पतन का कारण क्या था? बिल्कुल से रजिया जलालुद्दीन याकूत एक हबसी था, अफ्रीकी मूल का था, अबिसिनियाई दास था, उससे प्रेम करती थी। यह कुछ इतिहासकारों ने कहा है। उसका स्त्री होना बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। पर तुर्की अमीरों का विद्रोह सबसे बड़ा कारण ये था। पहला ये करेंगे, दूसरा अगर ये नहीं रहेगा तो उसका स्त्री होना होगा। ये सब थोड़ा सा हमको प्रायोरिटी भी रखनी पड़ती है, किसका आंसर को हम पहले सेट करेंगे। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि मिली थी? बार बार पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देता था। तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की? सबसे पहली बार 18 फरवरी 1229 को कौन प्राप्त कर रहा है? इल्तुतमिश। किसने तुर्कान चहलगानी की प्रथा प्रारंभ की थी? बहुत आसान सवाल। बलबन को किसका श्रेय नहीं दिया जा सकता? दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, एकदम किया। सुल्तान की प्रतिभा को गरिमा को स्थापित की, बहुत ज्यादा स्थापित की। चालीसा के को खत्म किया। दक्षिण का विजय कभी नहीं किसने सर किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत कौन करेगा? पता को सजदा, पैबोस, नवरोज उत्सव कौन मनवा रहा है भाई? आपका बलबन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। कितना आसान सवाल पूछे गए हैं, देख लीजिए। राजस्थान पीसीएस के सारे सवाल अब चल रहे हैं। भारत में तुर्कों के विजय के कारणों का प्रमुख कारण, तुर्क क्यों हाथियों का इस्तेमाल, एकदम तुर्क हाथी का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। पैदल सेना एकदम उनका आधार नहीं थी। गुरिल्ला युद्ध कभी किए नहीं। मेन घुड़सवार सेना, ये आंसर हो जाएगा घुड़सवार सेना। इसकी वजह से तुर्की धनुधारी घुड़सवार सेना जीते। रजिया सुल्तान पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी थी किसकी? इल्तुतमिश की। कितना आसान सवाल पूछे गए हैं। ये सब राजस्थान पीछे से सवाल पूछे गए। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहां से लिया? आपको पता है भाई, पर्सिया आ जाए, ईरान आ जाए, ससानिद। एक्चुअली ये वंश का नाम था ससानिद वंश। ससानिद, देखिए वही ससानी लिखा हुआ है, पर्सिया यानी ईरान के। तो इल्तुतमिश के तुरंत बाद गद्दी पर, इल्तुतमिश के बाद तत्काल गद्दी में बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी में बैठ रहा है। ऐबक ने राजधानी क्या बनाई थी? बार बार हम लोगों ने लाहौर। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली लगा दिया इसने ना, तो दिल्ली लग गया, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश।
बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया पैबोस क्या था? पैबोस मतलब पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना। सिजदा मतलब सिजदा करना, पैबोस मतलब पैरों को चूमना। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक शब्द आ जाएगा हमेशा आरपी त्रिपाठी ने कहा है, इल्तुतमिश को कहा है। सब आप लोगों ने कई बार देख लिया सवाल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। रक्त एवं लौह नीत बार बार किसकी है? देखिए भाई, बलबन की। अहाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी, कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में। दिल्ली के सुल्तान ने के सिक्कों पर सबसे अरबी में लिखा गया था, अरबी में लिखा गया था किसके? आपका इल्तुतमिश के। मैंने कहा अरबी पद्धति पर आधारित सिक्के पहली बार है, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा अनुमति कब मिली? 1229 में। एग्जैक्ट डेट है 18 फरवरी 1229। अल कादिर मुंसिर उल बिल्ला खलीफा का नाम था जिन्होंने इनको खिलाफत प्रदान की थी या मानता प्रदान की थी। रजिया सुल्तान की विफलता का मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण नहीं, राजपूत सामंत नहीं, तुर्की सामंतों का षड्यंत्र। एकदम सही बात है। तो इस तरह देखिए हमारे 113 क्वेश्चन देखिए हो गए। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। बलबन ने अपने दरबार में फारसी रीति शिक्षा को क्यों लागू किया? पता है, बार बार सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने के लिए। बलबन द्वारा पराजित बंगाल का शासक कौन था? तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था, तो आंसर रहेगा तुगरिल खां। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो 115 सवाल ये और लगभग 30 सवाल वो, तो लगभग 145, यानी कि हम लोग लगभग केवल गुलाम वंश में हम लोगों ने लगभग 150 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया। अब चूंकि जो हमारा जो टेस्ट होगा वो टेस्ट हमारा 3 टॉपिक का होगा। एक तो हो शुरू यानी खिलजी वंश तक का पहला एक पेपर होगा, उसमें इस्लाम के उदय से लेकर खिलजी वंश तक पूछा जाएगा। तो अभी हमारे 2 क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट हो गए हैं। कहाँ तक? गुलाम वंश तक। अगला क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होगा कहाँ तक? खिलजी वंश का। उसके बाद तीनों को मिलाकर एक कंबाइंड टेस्ट होगा जो आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग इस पर बढ़िया मेहनत से देखिए, इसको समझिए कि हम लोगों ने टॉपिक तो पढ़ा ही पढ़ा, पर टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन आंसर जरूर हल करने हैं, ताकि हम देखें कि हम अपने नॉलेज से या अपने एनालिसिस से हम किस तरह से अपना कॉमन सेंस लगाकर हम सवालों का जवाब दे देते हैं। और स्पीड आपको बहुत अच्छी रखनी है एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्रेशर भी थोड़ा रहता है। तो स्पीड अच्छी रहेगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, तो जो सवाल बहुत हल्के होंगे वो तुरंत निकल जाएंगे। बाकी जो थोड़ा सवाल टिपिकल होते हैं तो दिमाग लगना, उसमें समय तो लगेगा। इसलिए क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस किए होते हैं, जैसे कुछ सवाल देखा, शिष्टाचार गरिमा लग गया, बंगाल का शासक तुगरिल खान लग गया, इस पे हमको हो सकता है तो ना ऐसे देखे 4 में से हमारा दिमाग पहले आंसर लग जाए। इतना अच्छी स्पीड हमको चाहिए। मतलब जो सवाल हमको लगता है कि एकदम देखते आंसर करने हैं तो वो देखते ही आंसर करने हैं, जिनमें थोड़ा रुकना समझना, उनमें थोड़ा रुकना समझना भी है। तो इसी तरह हम लोगों ने आज क्वेश्चन का सेशन देखा। अब हम लोग जो अगला सेशन हमारा होगा वो पूरे खिलजी वंश पे होगा, हम लोग उसको देखेंगे, तब हम लोग वो सारे सवाल देखेंगे। धन्यवाद।